दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर दो सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थीं। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? इससे पहले कि अमन और निशा कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों अमन और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थीं? ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुक शेल्फ से टकरा गया। ताज्जुब की बात यह थी कि वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे था एक सीक्रेट कमरा। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की नहीं हो रही थी। पर तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर काफी अंधेरा था और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था। पर अचानक ही एक हल्की सी सफेद रोशनी कमरे के दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाजें तेज हो गई थीं, मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें कुछ कहना चाह रही हैं। जब वो दोनों कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थीं। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थीं। एक जानवर जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वहां काला जादू किया जा रहा था। दोनों उन ड्राइंग्स को देख ही रहे थे जब वो बच्चों की आवाजें चीखों में बदल गईं, जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से एक ही चीज बोल रहे हों, भाग जाओ यहां से। निशा और अमन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब यह समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं हैं और वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक हैं। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर पता नहीं क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दोनों घर के पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगे। जब उन्हें किचन से एक अजीब सी आवाज आई, उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। किचन के सिंक के नीचे बैठे वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी जैसे दिख रहे थे, वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पास वही लाल रंग वाला पतीला रखा था। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था और दोनों के जानवरों जैसे लंबे पीले दांत थे। उनकी उंगलियों के नाखून लंबे काले और नुकीले थे, बिल्कुल उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी। वो पूरा नजारा दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। उनकी आंखें सफेद पड़ी थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उन्होंने किसी भड़के हुए जानवर जैसी आवाज निकाली। ये देखकर अमन और निशा वहां से तेजी से भागे और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर आंगन का झूला जोर जोर से हिल रहा था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी, खून की। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों दरिंदे उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थीं, रेंगते हुए पंजों और गुर्राने की आवाजें जो धीरे धीरे तेज हो रही थीं। दोनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहां जा रहे हैं, बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अंदर जाते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बच्चों को ऐसा डरा सहमा देखकर वो उनके पास जाकर सवाल पूछने लगा। आखिर इतनी रात को वो दोनों जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे?
तभी उसे बाहर से गुर्राने की आवाजें आई। बिना डरे उस आदमी ने मंदिर के भारी दरवाजों को बंद किया और दोनों बच्चों को मंदिर के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसने अपनी लैंडलाइन से एक फोन मिलाया और फिर वो बच्चों के पास आ गया। वहां उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो दोनों अब सेफ हैं और उनसे पूछा कि वो दोनों बच्चे आखिर उन दरिंदों से टकराए कैसे। निशा के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तोमन ने रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि वो दोनों उनके नाना नानी नहीं बल्कि सुमित्रा और सुशील थे। सुमित्रा और सुशील कई सालों पहले पास के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों को हमेशा से बच्चे चाहिए थे, पर कई कोशिशों के बाद भी सुमित्रा को बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने काले जादू की मदद ली। आखिरी बार उन दोनों को इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल करते हुए देखा गया था। फिर वो दोनों कहीं गायब हो गए। वो कई सालों बाद वापस तो मिले, पर इस भयानक रूप में। ना वो इंसान थे, ना जानवर, ना मरे हुए, ना जिंदा, पर अब उनके पास किसी का भी रूप लेने की शक्ति थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो पहले लोगों को मारकर उनकी जगह उनके बच्चों के साथ रहते, और जब बच्चों को कुछ अजीब लगने लगता या वो भागने की कोशिश करते तो वो उन्हें मारकर उनका सर अपने पास रख लेते। अमन और निशा को समझ आ गया कि जो खोपड़ियां उन्होंने देखी थीं, वो सब उन्हीं मरे हुए लोगों की थीं। उन दोनों के डर के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें उस आदमी के पीछे वाली खिड़की पर गईं। बाहर वही काले दरिंदे खड़े थे। उनके दांत चमक रहे थे और वो अपने लंबे नाखूनों से खिड़की के कांच को खरोच रहे थे। दोनों के मुंह खून से सने हुए थे और वो गुस्से से गुर्रा रहे थे। उस आदमी ने बच्चों को शांत कराते हुए कहा कि वो उस मंदिर का पुजारी है और वो मंदिर मंत्रों से बंधा हुआ है, इसलिए वो जानवर अंदर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन मिलाया है और पुलिस बस आती ही होगी, पर पुलिस जब तक आई तब तक वो गुर्राने की आवाज बंद हो गई थी। वो दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए थे। निशा और अमन पुलिस वालों के साथ उनके नाना नानी के घर गए तो उन्हें वहां सारी डेड बॉडीज और कंकाल मिले। फौरन निशा और अमन को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दोनों को कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से निशा और अमन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उस रात निशा और अमन तो उन अधमरे जानवरों से बाल बाल बचे, पर न जाने अब वो दरिंदे किसका रूप लेकर किसके परिवार को तबाह कर रहे होंगे।